हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नेम है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ये चैप्टर है क्लास 7th हिस्ट्री का। ओके, और बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है हम वो भी डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन भी हर एक चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, आपको समझ आ जाएगा। और आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा सो डैट हम नेक्स्ट क्लास में आपके नेम और क्वेश्चन दोनों डिस्कस कर सके। तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम और क्वेश्चन दोनों अगर डाउट है तो दोनों डालने हैं सो डैट हम नेक्स्ट सेशन में जब हम वार्तालाप करें, आपके डाउट्स डिस्कस करें, तो आपके नेम के साथ हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि अगर किसी और बच्चे के भी डाउट होंगे तो उनके भी क्लियर हो सके। ओके, मूविंग अहेड, सबसे पहले हमारे पास आते हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2. मैप 1 was made in 1154 CE. So here CE means common era. CE means common era. ठीक है, मैप 1 जो आपको शो हो रहा है वो कब बना है? 1154 CE कॉमन एरा में। किसने बनाया है? बाय द अरब जियोग्राफर जिनका नेम है अल इदरीसी। ठीक है, मैप 1 देख लेते हैं हम। ये है बेटा मैप 1। ठीक है, और ये जो मैप बनाता है उनको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर, वन हु मेक्स मैप। तो उन्हें हम बोलते हैं कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं। और ये मैप किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है अल इदरीसी। ठीक है, अल इदरीसी के द्वारा। और ये अरब जियोग्राफर है। ठीक है, अरब जियोग्राफर है ये। ओके, नाउ the section reproduced here is a detail of Indian subcontinent from a larger map of the world. ये जो आपको सेक्शन दिखा रखा है, ये सेक्शन कहाँ से आया है? ये सेक्शन आया है आपका showing the Indian subcontinent from land to sea. इसमें सब कॉन्टिनेंट शो हो रहा है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट शो किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट शो किया गया है इसमें इंडिया का। मैप 2 की अगर हम ये ना, कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप, जो मैप बनाते हैं। मैप 2 वॉज मेड इन 1720s। मैप 2 बाद में बनाया गया है और मैप 1 पहले बनाया गया है और मैप 2 बाद में। मैप 2 बनाया गया 1720s में बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। ठीक है, ये थे फ्रेंच कार्टोग्राफर। और मैप 1 बनाया है अरब के कार्टोग्राफर ने, अल इदरीसी ने। मैप 2 बनाया है फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। कब? 1720s में। द टू मैप आर क्वाइट डिफरेंट, दोनों मैप बहुत डिफरेंट है। इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया, दोनों सेम एरिया के, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। इन अल इदरीसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। तो इन अल इदरीसी के मैप में जो साउथ इंडिया है वो कहाँ है? जहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया को एक्सपेक्ट करते हैं। एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका टॉप पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो, अगर हम नॉर्मल मैप की बात करें तो मैप में श्रीलंका नीचे होता है, लेकिन अल इदरीसी के मैप में जो श्रीलंका है वो टॉप पे है। ठीक है, और टॉप पे है तो मतलब साउथ वाला जो हिस्सा है, जो साउथ में होना था श्रीलंका, वो हमें कहाँ पे दिख रहा है? नॉर्थ में दिख रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है एक तो। प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरेबिक, और जो यहाँ पे प्लेस, जो नाम, जो जगहों के नाम लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं? अरब लैंग्वेज में। ठीक है, अरेबिक में। किस में? अरेबिक लैंग्वेज में। ठीक है, तो याद रखना कि अल इदरीसी के मैप में, अल इदरीसी के मैप में जो आपका साउथ इंडिया है,
अगर हम ये साउथ इंडिया की बात करें, आपने साउथ नॉर्मल मैप देखा होगा, तो जो साउथ इंडिया है वो अल इदरीसी के मैप में वो नॉर्थ में मेंशन है। कैसे? जो श्रीलंका वो साउथ में होते हैं, ठीक है, श्रीलंका साउथ में होता है ना, लेकिन वो आपको कहाँ दिखा रखा है? टॉप ऑफ द नॉर्थ में। और लैंग्वेज कौन सी है? अरेबिक। नेक्स्ट इज एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज, और आप बहुत ऐसे फेमस प्लेसेस है जैसे कन्नौज हो गया जो आपका यूपी में प्रेजेंट है, स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज, ठीक है, लेकिन वो मैप में कैसे लिखा गया है? कनौज। मैप 2 was made nearly 600 years after मैप 1। मैप 2 को बनाया गया मैप 1 के 600 साल बाद। During this period, information about subcontinent had changed considerably। और मैप 2 में जो मैप 1 में जो सब कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी वो मैप 2 में थोड़ी सी चेंज हो गई। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस, और ये जो सेकेंड मैप है वो हमारे मैप से ज़्यादा सिमिलर है। एंड दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट ऑन देयर वॉयजेस। और ये जो मैप है वो कौन यूज़ करते थे? यूरोपियन सेलर्स, जो सी रूट के थ्रू चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते थे या मर्चेंट्स होते थे, वो यूज़ करते थे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये मैप हमारे जो प्रेजेंट मैप है उससे काफी सिमिलर है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अल इदरीसी मैप 1 की, तो उसमें ये जो श्रीलंका का जो पार्ट था वो हमें नॉर्थ में शो कर रखा था, ठीक है। Now moving to the next, equally important is the factor that science of cartographer differed in two periods. When historians read document, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. ठीक है, हम सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें, तो इन द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम। तो ऐसे बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ उनमें चेंज आ रहा था, जैसे लैंग्वेज हो गई, उनके मतलब हो गए, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो बहुत अलग अलग वैरायटी में एग्जिस्ट करते हैं, विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर। और वो धीरे धीरे उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता गया, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो सबसे पहले आपको मिले प्राकृत या ब्राह्मी लैंग्वेज में या फिर संस्कृत लैंग्वेज में। तो जिन्हें संस्कृत आती है अब वो क्या करेंगे? उनको डिसिफर करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे उनको वो दूसरी लैंग्वेज में उसको चेंज करेंगे, फिर वो दूसरी लैंग्वेज में आएगा। तो ऐसे करते करते उनमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते थे, ठीक है। मिडीवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। अगर हम मिडीवल पर्शियन की बात करें तो वो आज के पर्शियन से काफ़ी डिफरेंट है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। अगर हम बात करें जैसे डिफरेंस सिर्फ ये नहीं है, डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि ग्रामर और वोकेबलरी में डिफरेंस है, नहीं, उनके शब्दों के जो मीनिंग है उनमें भी बदलाव आ रहा है, वो भी चेंज हो रहे टाइम के साथ साथ। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो प्लीजेंट, पहले के टाइम में प्लेजेंट का मतलब होता था बैड स्मेल, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ आज जो अगर हम प्लेजेंट यूज वर्ड करते हैं तो दैट मीन्स गुड, ठीक है, वो चेंज हो गया। लेकिन पहले प्लेजेंट बैड स्मेल के लिए यूज होता था, लेकिन ओवर द टाइम प्लीजेंट मीन्स गुड, ठीक है। नेक्स्ट, टेक द टर्म हिंदुस्तान। अब आप हिंदुस्तान टर्म ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। हिंदुस्तान को हम आज के टाइम में इंडिया समझते हैं, इंडिया है ही, ठीक है। हिंदुस्तान मीन्स इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। When the term was used in the 13th century by Minhaj ए सिरज, लेकिन जब इस टर्म को 13th सेंचुरी में मिन्हाज ए सीरज ने यूज किया, a chronicler who wrote in Persian
जिन्होंने किस में लिखा था, पर्शियन में लिखा था। ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो ये हिंदुस्तान, जब मिनाज सीरज ने इस टर्म हिंदुस्तान टर्म को 13th सेंचुरी में यूज किया, तो इनके हिसाब से हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ वो एरिया पंजाब का, हरियाणा का, या वो लैंड जो गंगा यमुना के बीच में है, सिर्फ उसी का मतलब होता था हिंदुस्तान। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ दिल्ली सुल्तान। तो उन्होंने सिर्फ ये टर्म पॉलिटिकल सेंस में ही बोला कि ठीक है भाई, हिंदुस्तान उन लैंड्स को बोला जाएगा जो दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सुल्तान के अंडर में आते थे। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो जो एरिया वो धीरे धीरे एक्सटेंड होता गया दिल्ली सल्तनत के टाइम में, लेकिन कभी भी हिंदुस्तान जो टर्म है उसने कभी भी साउथ इंडिया के जो पोर्शन है उसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया। By contrast, in early 16th century, बाबर used हिंदुस्तान to describe the geography। अगर हम 16th century की बात करें तो बाबर ने हिंदुस्तान को यूज किया क्या डिस्क्राइब करने के लिए, जियोग्राफी। Fauna means animals and flora means flowers एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सिर्फ इनके लिए उन्होंने हिंदुस्तान को यूज किया। As we all see later in the chapter, this was somewhat similar to the way 14th century poet Amir Khusro used the word Hind। ये सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है जब 14th सेंचुरी में पोएट का नेम आमिर खुसरो था और उन्होंने हिंद वर्ड को यूज किया था। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today। तो लेकिन आज के टाइम में जब हम हिंदुस्तान को इंडिया से रेफर करते हैं तो आज के टाइम में इसका मतलब हम पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग से कैरी नहीं कर रहे, लिंक नहीं कर रहे कि भाई पॉलिटिकल और नेशनल तरीके से हमने सिर्फ इसको इंडिया को हिंदुस्तान बोला है। नहीं, आज के टाइम में हम इस चीज को मानते हैं कि हिंदुस्तान मीन्स इंडिया। ठीक है, हम इन चीजों को एसोसिएट कर पा रहे हैं आज के टाइम में। Historians today have to be careful about the term they use because they meant different things in the past। तो historians की बात करें तो उन्हें बहुत केयरफुल, बहुत सावधान रहना होगा आज के टाइम में। अगर वो क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ों का मतलब टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ साथ बदल रहा है। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अगर हम फॉरेनर की बात करते हैं तो इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। तो आज के टाइम में फॉरेनर मीन्स, अगर हम फॉरेनर कह रहे हो तो मतलब वो इंडिया का नहीं है। ठीक है, फॉरेनर मीन्स वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है, परदेसी है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द मिडीवल। अगर मिडीवल की बात करते हैं तो फॉरेनर वॉज वेनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। लेकिन मिडीवल में फॉरेनर का मतलब होता था वो स्ट्रेंजर जो हमारे ग्रुप या हमारे सोसाइटी कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच एज पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में हम फॉरेनर को बोलते हैं परदेसी, लेकिन अगर पर्शियन की बात करें तो पर्शियन में हम बोलते हैं अजनबी। अ सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner। जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर को भी फॉरेनर बोला जाता है, बट टू पीजेंट्स लिविंग, लेकिन अगर दो पीजेंट्स सेम विलेज में रह रहे हैं तो वो फॉरेनर्स नहीं है एक दूसरे के लिए, even though they may have had different religions। ठीक है, अगर दो पीजेंट्स सेम विलेज में रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं है, बेशक उनकी रिलीजियस या उनकी कास्ट अलग ही क्यों ना हो। ठीक है, historians and their sources। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and nature of their investigation। Last year, for example, you read about ruler of Gupta dynasty and Harshvardhana। In this book, we will read about the following 1000 years
from roughly 700 to 1750. And yes, one more important thing कि इस यहाँ तक जो हमने रीड किया है इसमें सबसे important चीज़ है ये न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में किस किस ने हिंदुस्तान को किस किस चीज़ों के लिए डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो 3 पॉइंट हमने करे, वन तो मिनाज सीरज का पॉइंट है, सेकंड हमने किया था बाबर का, थर्ड हमने किया आमिर खुसरो का। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ तक बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि कैसे फॉरेनर को अलग अलग चीज़ों के लिए रेफर किया जाता था। तो फॉरेनर के लिए फर्स्ट इज कि अगर वो इंडियन का नहीं है तो फॉरेनर है। मिडीवल में सेकंड इज मिडीवल पीरियड में फॉरेनर को स्ट्रेंजर बोला जाता था अगर वो आपकी सोसाइटी या कल्चर का हिस्सा नहीं है। थर्ड वन इज आपके सिटी ड्वेलर या फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते, सिटी ड्वेलर्स बोलते थे परदेसी उनको, जो फॉरेस्ट में रहते थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे उनको फॉरेनर्स बोलते थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ हो गए आपके। नेक्स्ट कम्स हमारा जो मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चन इसमें से बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। You will notice some continuity in the source used by historian for the study of this period. They still rely on coins, inscription, architecture and textual record for information. तो क्या होता है कि जो historians होते हैं वो किन पे डिपेंड करते हैं, वो coins अगर उन्हें मिल जाते हैं, inscription, architecture, textual record for information, तो historians इन्हीं को स्टडी करते हैं और फिर they can पता लगा सकते हैं कि ये कौन से टाइम पीरियड से है। But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. This slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है चीज़ें डिस्प्लेस होने लगी। ठीक है, चीज़ें बहुत सारी इधर से उधर होने लगी, तो जो इंफॉर्मेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती थी। तो क्या किया कि उस पीरियड में पेपर जो होते थे वो बहुत चीपर थे, बहुत सस्ते थे पेपर, और इजीली आप लोगों को इजीली उस टाइम में अवेलेबल हो जाते थे। ठीक है, तो पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट। तो जो लोग होते थे वो पेपर को यूज़ करते थे अपने होली टेक्स्ट लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स मीन्स ईयर, ठीक है, ईयर लिखने के लिए, लेटर्स हो गए या फिर सेंट्स की टीचिंग लिखने के लिए, पेटिशंस लिखने के लिए, या फिर आपके जुडिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स, टैक्सेस, इन सब के लिए वो पेपर्स को यूज़ करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीपल जो थे वो पेपर को किन किन पर्पस के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, manuscripts were collected by wealthy people. अब manuscripts को कौन कलेक्ट करते थे? wealthy people, अमीर लोग, rulers, शासक, monasteries और temple. They were placed in libraries और monasteries को मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लाइब्रेरी में रखा जाता था और उन्हें आर्कीव्स कर दिया जाता था। डैट मीन्स वो जगह जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता था। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे हिस्टोरियंस को, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट होते थे यूज़ करना। अगर हम आर्कीव्स की बात करते हैं तो आर्कीव्स वो जगह होते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्कीव्स। हर नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट के पास आर्कीव्स होती है जहाँ पे वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या ट्रांजैक्शंस को स्टोर करते हैं। पहले के टाइम में ना प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, प्रिंटिंग वाला प्रोसेस होता ही नहीं था पहले के टाइम में। तो आज के टाइम में सारी चीज़ें इतनी अच्छे से हो जाती है ना, लेकिन पहले के टाइम में प्रिंटिंग वाली चीज़ें थी ही नहीं। सो स्क्राइब्स कॉपीड। स्क्राइब्स मतलब जो चीज़ों को कॉपी करते थे। तो स्क्राइब्स क्या करते थे कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे बाय हैंड। इफ़ यू एवर कॉपीड, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड के होमवर्क की कॉपी करते हो ना, बिल्कुल ऐसे। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंडराइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इट इज रिटन। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो क्या होता था, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के होमवर्क में से आप कॉपी करते हो ना, लेकिन आप
कॉपी ऐसे करते हो कि आप ये देखते ही नहीं हो कि सामने वाले ने इस गलत स्पेलिंग लिखी है या सही लिखी है, बस आप करते जाते हो। और फिर जब आप दोनों की नोटबुक्स को अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो थोड़े बहुत स्लाइट चेंजेस मिलेंगे, जैसे स्पेलिंग्स में मिल जाएंगे, राइटिंग्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब स्क्राइब्स कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को बाय हैंड, तो उनके में भी ऐसे स्लाइट चेंजेस होते थे। As scribes copied manuscript, they also introduced small changes. जो जैसे scribes manuscripts copy करते थे, वैसे ही वो भी थोड़े बहुत changes ले आते थे लिखते वक्त। A word here, a sentence there, जैसे word वहाँ लिख दिया, sentence वहाँ लिख दिया, आगे पीछे लिख दिया, थोड़ी बहुत minor mistake हो गई। These small differences grew over centuries of copying, और ये छोटे छोटे differences जो है वो बड़े बनते गए, until manuscripts of the सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। जब तक जो आपका स्टार्टिंग जो ओरिजिनल था, ठीक है, जो ओरिजिनल था वो आपका जब लास्ट में लिखते फाइनल किसी ने लिखा तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट बन गया। और जब आप इस ओरिजिनल वाले को दूसरे से कंपेयर करोगे तो ऐसे करते करते बहुत डिफरेंस आ जाता था। This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. और ये बहुत कम ऐसा मिलेगा कि हमें ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिले। We are totally dependent upon the copies. हम सिर्फ किस पे डिपेंड है? कॉपीज पे जो स्क्राइब्स ने कॉपी करके बनाई थी। As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written. तो ऐसे करते करते एट लास्ट हिस्टोरियंस को रीड बहुत मुश्किल से रीड करके वो चीज़ों का जो है ओरिजिनली उनको गेस कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता था। On occasion, authors revise their chronicles at different times. The 14th century chronicle, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356. तो 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो एक क्रॉनिकलर थे ज़ियाउद्दीन बरानी, और उन्होंने फर्स्ट क्रॉनिकल कब लिखी? 1356 में, और दूसरी क्रॉनिकल या दूसरा वर्जन 2 साल बाद लिखा। The two differ from each other, but historian did not know about the existence of first version. दोनों वर्जन में बहुत डिफरेंस था। फर्स्ट वर्जन जो 1356 में आई और जो दूसरा वर्जन वो 2 साल बाद आया, दोनों क्रॉनिकल में बहुत डिफरेंस था। हिस्टोरियंस को कभी फर्स्ट वर्जन का एग्जिस्टेंस के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाया। इट रिमेन्ड लॉस्ट, वो हमेशा लॉस्ट रही बड़ी बड़ी लाइब्रेरी कलेक्शंस में। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, द स्टडी ऑफ 1000 years between 700-1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. At different moments in this period, new technology made their appearances, like the Persian wheel in irrigation. ऐसे करते करते धीरे धीरे और नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, जैसे पर्शियन व्हील इरिगेशन में हेल्प करने लगे, और स्पाइनिंग व्हील वीविंग में हेल्प करने लगे, और फायर आर्म्स आपके कॉम्बैट में। तो न्यू फूड और बेवरेजेस अराइव्ड, नई नई फूड और बेवरेजेस आना शुरू हो गए हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जैसे पटाटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। Remember that all these innovation, new technology and crops come along with people who brought other ideas with them as also. As a result, this was a period of economic, political, social, culture changes. तो ऐसे धीरे धीरे economic, political, social, cultural changes आना शुरू हो गए थे। This was also a period of great mobility. Groups of people travel long distance in search of opportunity, और इस पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, जहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू हुए इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। The subcontinent held immense wealth and possibility for people to carve a fortune, और सब कॉन्टिनेंट इतना वेल्थ और इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने लगा कि लोगों को लगा कि ये हमारे भाग्य में लिखा है। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, और एक जो ग्रुप था वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस पीरियड में, दैट इज राजपूत। अ नेम derived फ्रॉम राजपुत्र, जो कहाँ से आया है, किस वर्ड से बना है राजपूत? राजपुत्र से, और दैट मीन्स द सन ऑफ अ रूलर, शासक का बेटा।
रूलर का सन। Between the 8th and 14th century, अब 8th और 14th century के बीच में the term was applied more generally to the group of warriors who claimed क्षत्रिय caste status। अब 8th और 14th century में क्या हुआ, एक term ज़्यादा famous हो गई थी, that is group of warriors। ठीक है, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स मीन्स जो लड़ते हैं, ठीक है, जो दूसरों के साथ लड़ते हैं, दैट इज क्षत्रिय। तो वो टर्म क्या थी, क्षत्रिय का स्टेटस, वो ज्यादा फेमस होने लगी 8th और 14th सेंचुरी के बीच में। The term included not just ruler and chieftain but also soldier and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalties were quality attributed to Rajput by their poets and bards. Other groups of people such as Marathas, Sikh, Jats, Ahoms, and Kayasthas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunity of the age to become politically important. तो क्या होने लगा कि धीरे धीरे हर जो कैटेगरी थी, या फिर आप कह सकते हैं हर जो कास्ट थी, वो धीरे धीरे उभर के आने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे पीपल के, जैसे मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स, कयाथास। कयाथास होते हैं स्क्राइब्स की कास्ट। कयाथास जो कॉपी करते थे, हमने पढ़ा था ना, कास्ट ऑफ स्क्राइब्स। स्क्राइब्स मीन्स जो कॉपी करते थे, उनकी कास्ट, उनको हम कयाथास बोलते थे। तो वो भी अपॉर्चुनिटीज को यूज करने लगे थे कि वो भी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट होने लगे। Throughout this period, there was gradual clearing of forest and extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in one। तो धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बढ़ने लगा। Changes in their habitat means, habitat मतलब refers to the environment of a region and social and economic lifestyle of its resistance। तो habitat means जहाँ पे वो environment आपका, वो social या वो economic lifestyle जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है, तो उस environment को हम क्या बोलते हैं, habitat। तो हैबिटेट में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। फोर्स मैनी फॉरेस्ट dweller टू माइग्रेट। तो ऐसे करते करते जो है, जैसे लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होने लगी, सोशली चेंज होने लगी, इकोनॉमिक लाइफस्टाइल चेंज होने लगी। तो ऐसे ही फॉरेस्ट dwellers को भी फोर्स किया गया कि अब वो भी जो है माइग्रेट करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए। अदर्स स्टार्टेड टाइलिंग द लैंड एंड बिकम पीसेंट। तो यहाँ पे जो है पीपल पीजेंट्स बन गए थे, ठीक है। These new peasant group gradually began to influence by regional market chieftain। और ये जो नए peasant groups थे वो किन से प्रभावित हुए थे, वो हुए थे रीजनल मार्केट्स, chieftain, priest, monasteries और temples के जो लोग थे वो उनसे इन्फ्लुएंस हुए, और इसलिए उन्होंने peasants बनना शुरू कर दिया। They become a part of large complex society and were required to pay tax and offer goods and services to local lords। अब वो भी ऐसे ही धीरे धीरे एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने लगे, बहुत लार्ज पार्ट बनने लगे थे सोसाइटीज का, और पर उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता था और गुड्स और सर्विसेज देनी पड़ती थी जो उनके लोकल लैंड ओनर्स होते थे। As a result, significant economic and social differences emerged among peasants। Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean session। तो क्या होता था कि जब उनके पास कोई लीन सेशन होता था, पीजेंट्स के पास या फार्मर्स के पास, जब कोई टाइम गैप आ जाता था, तो वो क्या करते थे, वो उस टाइम में या तो कोई आर्टिसनल वर्क करते थे या फिर वो कैटल रख लेते थे, और तो ऐसे करके फिर वो उसको प्रोडक्टिव बनाते थे उन चीज़ों से, ठीक है। As society became more differentiated, people were grouped into jatis और subcaste, और ऐसे ही, ठीक है, सोसाइटी ने लोगों को किस में बांटना शुरू कर दिया, जटीज या फिर सब कास्ट में, और उनको रैंक करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। अब जहाँ पे लोग फार्मर्स बन गए थे, आर्टिसनल्स थे, या फिर कहे हम प्रीस्ट थे, तो ऐसे जब लोग पूरा ग्रुप बनने लगा तो लोगों ने क्या किया, उन्हें
जटीज या सब कास्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रुप कर दिया और उनको रैंक कर दिया उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से कि वो क्या है, फार्मर्स है या पीसेंट्स है या क्या है, ठीक है। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, रैंक्स, ये जो रैंक्स बनाई जाती थी ऑक्यूपेशन बैकग्राउंड के बेस पर, वो फिक्स नहीं होती थी परमानेंटली, वो पावर के हिसाब से वेरी करते थे, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा पावर वो रैंक 1। एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ द जटी, और जो रिसोर्सेज होते थे वो कौन कंट्रोल करते थे, जटी के मेंबर्स। द स्टेटस ऑफ द सेम जटी could वेरी फ्रॉम एरिया टू वेरी, और इनका जो स्टेटस था वो हर जगह कहीं ना कहीं वेरी करता था, ओके। Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. Jatis अपने rules and regulation खुद ही फ्रेम करते थे, खुद ही बनाते थे ताकि वो अपने members को क्या कर सके, मैनेज कर सके उनको। These regulations were enforced by an assembly of elders, और ये regulations कौन बनाते थे, पूरी असेंबली बैठती थी elders की, बड़ों की पूरी असेंबली बैठती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जटी पंचायत। But Jatis were also required to follow the rules of their villages, लेकिन जटीज को भी जो है विलेजेस के जो रूल्स होते थे वो फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चीफटेन, तो जो ज़्यादातर विलेजेस होते थे उनको कौन गवर्न करता था, चीफटेन। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, ओके। नेक्स्ट कम्स इज रीजन एंड एम्पायर एंड okay, region and empire. Large state like those of Cholas, आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, तुगलक चैप्टर 3, मुगल्स चैप्टर 4 encompasses many regions. द संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन बलबन, एक संस्कृत प्रशस्ति है जिन्होंने किनको प्रेज किया, दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को, और एक्सप्लेन किया दैट ही वाज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूड ऑल साउथ इंडिया द्रविड़। तो संस्कृत प्रशस्ति ने प्रेज किया दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को कि ये वो रूलर थे जिन्होंने ज़्यादातर एम्पायर को अपने अंडर ले रखा था। जैसे बात करें बंगाल ईस्ट तक, गजनी इन अफगानिस्तान जो कि वेस्ट में है, और हर साउथ इंडिया के पोर्शन को जिसको द्रविड़ भी बोला जाता है। और पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गोडा, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात apparently fled before his armies. Historians regard these as exaggerated claims of conquest. At the time, they tried to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of subcontinent. Next comes by 700 many regions already possess distinct geographical dimension, तो that is also not important, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, okay. Next, when the Mughal Empire declined in 18th century, अब धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया 18th century में, और it led to the re-emergence of regional state. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the region. और सबसे ज़्यादा जो पैन रीजनल रूल किया, सबसे ज़्यादा जिसने रूल किया, पैन रीजनल मतलब जिसने हर जगह रूल किया, वो थे मुगल। Across most of the continent, the region were left with the legacy of big and small states had ruled over them. और मुगल क्या करते थे, कहीं ना कहीं मुगल ने लेगेसी छोड़ रखी थी, चाहे वो बड़ी स्टेट हो छोटी स्टेट हो, कि वहाँ पे इन्होंने रूल किया है। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the real arms of governance, the management of economy, elite culture and language. Through the 1,000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever quite losing their distinctness. तो इस पैराग्राफ में सिर्फ यही एक्सप्लेन कर रखा है कि सबसे ज़्यादा रूल किया मुगल्स ने ओवर द पैन इंडिया, और हर स्मॉल और बिग स्टेट्स में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लेगेसीज को मार्क किया है।
नेक्स्ट कम्स ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. ठीक है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. The 1,000 years of history that we are exploring witnessed major development in the religion tradition. People belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief is a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social world of these group altered, so too did their belief. अब धीरे धीरे जो है रिलीजन्स भी आने शुरू हो गए, न्यू रिलीजन्स को प्रमोट किया जा रहा था. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट बहुत सारे ओल्ड रिलीजन में चेंजेस आए, अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. ठीक है, हम हिंदुइज्म में बोलते हैं ना. दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज. इसमें नए नए डिटीज की हम वर्शिप करते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टीज एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स. और हिंदुइज्म में क्या होता है कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं टेम्पल्स की, नए डिटीज़ को हम वर्शिप करते हैं, और हम ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस को हम ग्रो करते हैं. प्रीस्ट हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, ठीक है, वो हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट या डोमिनेंट ग्रुप है. Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. और ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज है, और इसीलिए जो सोसाइटी वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है ब्राह्मण्स की. Their dominant position was consolidated by the support of their patron, new ruler searching for prestige. One of the major development of this period was the emergence of real ideal of bhakti, of loving personal deity that devotee could reach without the aid of priests and elaborate rituals. You will be learning about this and other traditions in chapter 6. Okay, so here bhakti means, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट का पार्ट था दैट इज एमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, कि लोगों में भक्ति डेवलप हो रही थी, एमर्ज हो रही थी भक्ति. दैट मीन्स लविंग और पर्सनल डिवोटी टुवर्ड्स द गॉड. ठीक है, जहाँ पे आप अपनी भक्ति शो कर रहे हो, आप अपना लव शो कर रहे हो टुवर्ड्स द गॉड. नेक्स्ट, this was also the period when new religion appeared in subcontinent. Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran. सबसे पहले जो merchants और migrants थे वो first teaching कौन सी लेकर आए? कुरान की. इंडिया में कब? 17th century में. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक. जो मुस्लिम है उनकी होली बुक का नाम क्या है? कुरान. एंड एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह. और वो ये मानते थे कि देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह, हुज लव मर्सी बाउंटी एम्प्रेस ऑल दोज हु बिलीव्ड इन हिम. और वो अल्लाह जो है अपना लव, मर्सी, बाउंटी उन पर एम्प्रेस या उन पर बरसाते हैं जो उनमें यकीन करते हैं, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, बिना उनके सोशल बैकग्राउंड को देखे. Many rulers were patron of Islam and ulama. बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो कि इस्लाम के पेट्रोन थे या फिर उलामा के थे. Learned theologian and jurist. And like Hinduism, Islam were interpreted in a variety of ways by its followers. There were the Shia Muslim who believed that the Prophet Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and Sunni Muslim who accept the authority of early leader Khalifas of the community and succeeding Khalifas. Okay, so here आपको दो नाम सुने जाएंगे, that is one is Shia Muslim and another one is Sunni Muslim. ठीक है, तो शिया मुस्लिम वो मुस्लिम होते थे जो किन में बिलीव करते थे? प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली में बिलीव करते थे. और ये कौन थे? अली, ये थे लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी में. ठीक है, ये शिया मुस्लिम अली में यकीन रखते थे. दैट इज कौन थे? अली, प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ. सन इन लॉ इज दामाद थे, और अली मुस्लिम भी हैं, लीडर भी है मुस्लिम कम्युनिटी के. एंड अगर सुन्नी मुस्लिम की बात करें तो इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया था अर्ली लीडर्स. सुन्नी मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स
या फिर आप कह सकते हैं खलीफास, ठीक है। खलीफास ऑफ द कम्युनिटीज के जो लीडर थे या जो अथॉरिटी थी वो किनके हैंड में थी, किन्होंने एक्सेप्ट की थी, सुन्नी मुस्लिम में। ओके अगर वन मोर थिंग, आपको शिया मुस्लिम क्लियर हो गया है, जो किन में बिलीव करते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सानिल्लो थे अली, वो लेजिटिमेट मतलब वही लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी के, ये इनमें बिलीव करते थे शिया मुस्लिम, ठीक है। और सुन्नी मुस्लिम ने खलीफास के जाने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया था। There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafis mainly in India, thinking about time and historical period. Historians do not see time just as a passing of hours, days or years as a clock or calendar. Time also reflects changes in social and economic organization in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments. तो जो टाइम है वही चीज़ों को बहुत आसान बना देती थी। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड्स में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि जो स्टडी ऑफ टाइम की अगर हम स्टडी करते हैं कि इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक इस रूलर ने रूल किया या फिर इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक इसने रूल किया, तो वो चीज़ों को बहुत आसान बना देता है समझने में, ठीक है। तो वो एक बड़े सेगमेंट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देते हैं। अगर हम मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी के मिड में, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने हमारी हिस्ट्री को, इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। वेरी इंपॉर्टेंट। This division was based on idea that religion of the ruler was only important historical change and that were there no significant development in the economy, social and culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. तो ये जो डिवीजन हुआ था वो किसके बेस पे हुआ था कि जो रूलर्स का जो रिलीजन होता है वही एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज लेकर आता है। Next comes, few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of the different monuments of past. The historians you read last year included a wide range of early society, hunter-gatherers, early farmers, people living in town and village. अगर historians histories की बात करें तो पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्ली सोसाइटी या अर्ली हिस्ट्री के बारे में जिसमें आपने हंटर गैदर्स, फार्मर्स या फिर टाउन विलेजेस में जो लोग रहते हैं, अर्ली एम्पायर किंगडम्स, इनके बारे में पढ़ा। द हिस्ट्री यू विल स्टार्टिंग दिस ईयर, इस साल आप मेडिवल हिस्ट्री को रीड करेंगे, गो थ्रू करेंगे and you will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral people, forest people. These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. तो इसमें आज सच आपका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको यही बता रहे हैं कि पिछले साल आपने अर्ली पढ़ी है, इस साल आप मिडिवल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर आप धीरे धीरे मॉडर्न पीरियड के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इसलिए इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, अर्ली, मिडिवल एंड मॉडर्न। ओके, हम वो सारी चीज़ों को लुकआउट करेंगे। सो दैट्स इट। एज सच इसमें इतना नहीं है इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सबको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।